Okay, so that is our today's topic, today's new topic that we are going to start. That is regarding replacement theory, right? That you can see replacement. That is what is the meaning of replacement? That is when you are replacing something from some another thing, right? किसी चीज को रिप्लेस करना यानी पुरानी चीज के बदले कोई नई चीज हम अगर ला दें, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट, राइट? For example, if you talk about any kind of match that IPL is going on right now. So if you talk about that some player is replaced by another player, that means वो पुराने प्लेयर की जगह हम कोई नया रिप्लेसमेंट करके कोई और प्लेयर लाते हैं, राइट, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एक्चुअली. सो that is the meaning, rough meaning of this replacement. And this replacement theory that can be useful in the industry as well, in many disciplines, in many criteria, right? So basically in replacement, what we are going to cover is these are the topics that we are going to cover in replacement theory. That is introduction to replacement model. रिप्लेसमेंट जो मॉडल होते हैं अलग अलग टाइप के, उसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे. जैसे कि क्यूइंग मॉडल्स हमने किया था, राइट. क्यूइंग मॉडल्स में हमने एक MM1 इनफाइनाइट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो मॉडल था वो हमने पढ़ा था, राइट. Likewise here also in replacement also there are some models. Then replacement models whose maintenance and repair costs increases with time. It is actually time. Then ignoring the time value of money, considering time value of money in that replacement of items that fail suddenly, group replacement theory, and mortality and staffing problem. So these are some of the contents that we are going to cover in the replacement theory of your syllabus, right? So let us start with our introduction slide. What it says is, just read the slide. In daily life, we come across the number of equipment. Also, in case of industry, number of machines are used as per requirements. After a certain period of time, machine does not function as it was functioning when it was new. Right? This may be due to worn out of machine parts. ये क्या बोलना चाहता है कि हम जो अलग अलग टाइप के मशीन यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, घर पे भी हम मशीन यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, राइट, जूसर हो गया, ग्राइंडर हो गया. तो वो सब इक्विपमेंट हम डेली रूटीन में यूज करते हैं हमारे घर पे. उसी तरह इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में भी अलग अलग इक्विपमेंट यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, as if you know, in our laboratory, manufacturing process laboratory, we have machines like lathe machines, drilling machines, shaper machines, milling machine setup, right? तो वो सारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने नया इक्विपमेंट लिया हुआ होता है तब तो वो अच्छे से चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट वॉशिंग मशीन, व्हेन वी हैव बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन, देन इट विल बी फंक्शनिंग वेरी इफेक्टिवली. लेकिन 5 6 7 8 साल बाद, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस इज, after certain periods of time, there may occur some kind of problem. फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि मोटर जाम हो रही है, उसकी सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, उसका जो बेल्ट है अंदर का वो ढीला हो गया है. तो ऐसे सारे कुछ प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसके लिए उसमें क्या लगेगा, सम काइंड ऑफ मेंटेनेंस इसमें रिक्वायर, कुछ मेंटेनेंस इसमें जरूरी हो सकता है, राइट, टू मेंटेन द मशीन और टू कीप इट वर्किंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो ये मेंटेनेंस लगता है और मेंटेनेंस करने के बाद ये मशीन वापस चालू हो जाती है और अपना काम करती है. लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और अगर हम मशीन को रीसेल करें, वापस अगर बेच देते हैं, तो ऐसा होता है कि लॉस जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, राइट. ऐसा हो सकता है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम मशीन अपने पास रखें तो उसमें मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो हम पूरे लॉस में चले जाए. कहने का मतलब वी गेट अ टोटल लॉस इफ वी कीप द मशीन विथ अवर सेल्फ. अगर हम मशीन अपने पास रखते हैं, उसका यूजेज चालू रखते हैं, तो जो कॉस्ट हमारी आती है उसको मेंटेन करने की वो बढ़ जाती है.
तो इससे अच्छा हम उसको बेच दे, रीसेल कर दे और रिप्लेस कर दे नए मशीन से, राइट? दैट सो दैट इन दैट element your replacement theory comes. The concept of replacement theory comes at that time when your maintenance cost is drastically increasing. इतना बढ़ जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट कि हम सोचे कि भाई अब तो हम इसको बेच डाले तो ही अच्छा है अपने पास रखने के बजाय, राइट? सो दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट थियरी कि हम अब उसको रिप्लेस कर देंगे, बेच डालेंगे, राइट? सो हियर वी विल बी गेटिंग सम आइडिया अबाउट व्हेन टू रिप्लेस द मशीन. Here in replacement theory, when we are calculating the numericals, we will be getting the output of time. Numerical करने के बाद हमें output क्या मिलेगा? We will be getting the answer in terms of time. For example, हमारा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया है 6 साल, तो इसका मतलब 6 साल के बाद हमें जो मशीन है वो रिप्लेस कर देनी चाहिए. अगर 6 साल के बाद भी हम मशीन यूजेस करना चालू रखेंगे तो हमें मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी रीसेल वैल्यू से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. So we will be getting in total loss if we do not replace the machine, right? So that will be the concept. Now here look at the second slide. At that time it is required to replace that part and we make the machine efficient and reusable, right? In case of industry, this is common and routine procedure to do replacement of parts in the machine. The equipment may show gradual deterioration or sudden failure. ये क्या कहना चाहता है कि इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी कोई बड़े बड़े मशीन होते हैं. देयर मे बी लार्ज मशीन एंड इन दैट मशीन देयर मे बी सम स्मॉल पार्ट्स और कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू रिप्लेस आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट थियरी अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल के बाद या कितने महीने बाद हमें ये कंपोनेंट रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द रिप्लेसमेंट मे शो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन और सडन फेलियर. इसका मतलब क्या है कि कोई कंपोनेंट ऐसा होता है कि वो टाइम के साथ धीरे धीरे खराब होता है. फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 साल तक वो यूजेज होता है, तब तक उसमें एक टाइप का यूजेज की वजह से परफॉर्मेंस धीरे 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 रिड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल कोई पार्ट हो मेटल का और उसमें कोरोजन हो रहा है, तो कोरोजन एक दिन में नहीं होगा कि भाई आज अच्छा था और कल पूरा कोरोडेड हो गया. वो धीरे धीरे विद द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, अपना यूजेज जितना बढ़ेगा उतना कोरोजन धीरे धीरे अंदर बढ़ता जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन. और दूसरा होता है सडन फेलियर. सडन फेलियर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई बेल्ट यूज कर रहे हैं अपने मशीन में और एक दिन ऐसा आता है कि अचानक पूरा बेल्ट टूट जाता है. दैट इज कॉल्ड एज सडन फेलियर, राइट? दिस फेलियर में बी ऑफ 2 काइंड. वन इज ग्रेजुअल, जो धीरे धीरे होता है टाइम के साथ, और दूसरा जो है वो कैसा है, अचानक सडनली कुछ फेल हो जाता है और तभी के तभी हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज वन मोर थिंग. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. टू रीयूटिलाइज द इक्विपमेंट, रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, राइट? अगर हमें पूरा इक्विपमेंट यूज करना है, राइट, तो उसके अंदर का जो भी पार्ट है या कंपोनेंट है या जो भी एलिमेंट है उसको रिप्लेस करना जरूरी है टाइम टू टाइम, राइट? दिस रिप्लेसमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस काइंड्स ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व विद इट, राइट? अगर रिप्लेस करते हैं हम तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आएगा, तो वो भी हमें देखना है कि वो भी ज्यादा बढ़ नहीं जाए, राइट? Continuous replacement will lead to a situation where the whole equipment replacement is more economical rather than replacement of part. ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्या दिखाता है कि whenever we are going for continuous replacement, तो कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अगर हम वो पूरा जो मशीन है उसका कोई कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट करें, उससे अच्छा तो ये रहेगा कि हम पूरा मशीन ही रिप्लेस कर दे, राइट? तो ये कंपैरिजन को हमें ध्यान में रखना है कि वो मशीन पूरा रिप्लेस करे वो अच्छा रहेगा या फिर वो मशीन का कोई कंपोनेंट रिप्लेस करे वो अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल और मोर इकोनॉमिकल इफ वी रिप्लेस होल मशीन इंस्टेड ऑफ कीप ऑन रिप्लेसिंग द small equipments or small components of that machine, right? So here what we need to do is replacement policy has to be decided for replacement of parts or replacement of machine.
उसके लिए हमें एक पॉलिसी या रूल जैसा बनाना पड़ेगा कि पूरा पार्ट हम उसका रिप्लेस करें या पूरी की पूरी मशीन रिप्लेस कर दे, राइट। दैट इज द बैलेंस दैट वी नीड टू कीप to balance the cost or to make it more cost effective, right? So before going to details of replacement policy, we understand different types of failure. पहले हमें फेलियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फेलियर इज ग्रेजुअल फेलियर एंड सेकंड फेलियर इज सडन फेलियर। ग्रेजुअल मीन्स दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ जितना जितना टाइम पास होगा उसके साथ ये पूरा फेलियर अकर होगा। और सडन फेलियर कैसा होगा, किसी दिन अचानक ही फेलियर हो जाएगा, राइट। सो हियर let us talk about first gradual failure. What is gradual failure? That is a progressive in nature. As I told earlier, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है तो उसका नेचर जो है वो प्रोग्रेसिव है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, as the life of an item increases, its operational efficiency decreases. ये तो बहुत ही रीजनेबल बात है कि जैसे जैसे कोई आइटम का लाइफ जो है वो, हम कोई टीवी जो है वो 10 साल 15 साल से यूज कर रहे हैं, कोई बाइक जो है वो हम 5 साल से यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से काम करेगा लेकिन धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम होगी, राइट। This leads to decrease in output, increase in running cost and decrease in resale value. इसकी वजह से क्या होगा, तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अपना जो आउटपुट है, राइट, एफिशिएंसी वो कम होगी, वो डिक्रीज होगी। दूसरा, इंक्रीज इन रनिंग कॉस्ट, उसको चालू रखने के लिए जो हमें कॉस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल वो मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है या दूसरी ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकती है, तो वो कॉस्ट धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। पहले हम नई बाइक लाते हैं तो 1 साल में एक बार सर्विस कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे बाइक पुरानी हो जाती है हम 6 महीने में एक बार सर्विस कराते हैं, फिर 2 महीने में एक बार सर्विस कराते हैं, राइट। फिर हर महीने हमको सर्विस कराना या चेक कराना पड़ता है, राइट। तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते जाता है। और दूसरा, डिक्रीज इन रीसेल वैल्यू, जैसे जैसे आपकी बाइक पुरानी होती है, 5 साल पुरानी बाइक है तो हम अगर रीसेल करते हैं तो शायद उसके 30,000 रुपये वापस मिले, और अगर वही बाइक 10 साल पुरानी हो जाएगी तो उसका शायद हमें 10,000 रुपया भी कोई ना दे, राइट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी रीसेल वैल्यू कम होती जाएगी। दैट इज द पॉइंट यू नीड टू कंसीडर, राइट। दैट इज अबाउट ग्रेजुअल फेलियर। आफ्टर दैट देयर इज सडन फेलियर। सडन फेलियर अकर्स विदाउट एनी प्रायर इंडिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सडन फेलियर का मतलब है इमीडिएट, अचानक होता है और उसमें कोई हमारे पास प्रायर इंडिकेशन नहीं होता है कि भाई इसमें ये कुछ धीरे धीरे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चलता, राइट। द इक्विपमेंट स्टॉप्स टू वर्क विदाउट इट्स फंक्शन, राइट। जो इक्विपमेंट है वो क्या होगा कि अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और पूरा उसका काम जो है वो बंद हो जाएगा, राइट। देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल अदर देन टू रिप्लेस इट। उसके बाद क्या होगा कि भाई हमें रिप्लेस कराने के सिवा और कोई चारा बचेगा नहीं, राइट। दैट इज अबाउट सडन फेलियर, कि भाई अचानक हो जाता है, हम उसका हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है, अचानक फेल हो जाता है। दैट इज अबाउट सडन फेलियर, राइट। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फेलियर, ग्रेजुअल फेलियर एज वेल एज sudden failure, right? Now, in sudden failure, this kind of failure following certain frequency distribution is given below. Sudden failure जो है, sudden failure की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कुछ टाइप उन्होंने क्लासिफाई किया है, राइट। दिस काइंड ऑफ फेलियर फॉलोइंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है वो फेलियर की, कितने टाइम में वो फेलियर होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसके 3 टाइप है, राइट, सडन फेलियर के। तो पहला जो है वो प्रोग्रेसिव फेलियर है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एन आइटम increases with the increase in its life, then such failure is called as progressive failure. क्या बोल रहा है ये कि अगर उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो है वो लाइफ बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी अगर बढ़ती है फेल होने की, मतलब कोई चीज है वो 2 साल पुरानी है तो वो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन वही चीज अगर 4 साल पुरानी है तो उसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ जाती है, ऐसा रिलेशन है हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव फेलियर, राइट। दीज आर द टाइप्स इन सडन फेलियर ओनली, राइट। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट। बल्ब और ट्यूबलाइट जो है वो उसकी लाइफ के साथ साथ, अगर कोई बल्ब 2 साल पुराना हो गया तो वो अचानक
फूटने या बंद हो जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, राइट। और बल्ब क्या होता है, फेल होते होते अचानक फूट जाता है कभी कभी और बंद ही हो जाता है, तो उसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। Second is retrogressive failure. Retrogressive failure means what? If the probability of failure in the beginning of the life of an atom is more, but as time passes, the chances of its failure become less, then such failure is called as retrogressive failure. ऐसी भी कोई आइटम होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो यूज में आ जाती है तो उसकी फेलियर की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उसके भी एग्जाम्पल हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब। तो उस तरह के फेलियर को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव फेलियर। स्टार्टिंग में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और एंड में कम होती है, राइट। वो हम एग्जाम्पल देखेंगे बाद में। देन थर्ड फेलियर इज रैंडम फेलियर विदाउट एनी कॉज और रीजन। अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज रैंडम फेलियर। कुछ हमारे पास प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ एस्टिमेशन नहीं है, हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है, राइट। तो विदाउट एनी आइडिया इफ दैट अकर्स एन रैंडम फेलियर, तो उसको हम रैंडम फेलियर का नाम बोलते हैं कि विदाउट एनी इंडिकेशन द फेलियर अकर्स सडनली, राइट। So these are the three failures types: sudden failure, progressive failure, retrogressive failure, and random failure, right? That we have seen today. So in this chapter, we will discuss replacement policy for gradually deteriorating parts as well as for parts which fail suddenly. यहाँ पे हम दोनों तरह के parts के लिए replacement theory पढ़ेंगे। जो पहला जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे फेल होता है या धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, और दूसरा कि जो सडनली फेल होता है, अचानक उसकी फेलियर हो जाती है। दोनों टाइप के पार्ट के लिए हम रिप्लेसमेंट थियरी पढ़ेंगे ये चैप्टर में, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल्स हुज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट इंक्रीजेस विद टाइम, राइट। अब पहला जो मॉडल है वो पढ़ते हैं, वो कौन सा है, रिप्लेसमेंट मॉडल, जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयर की जो कॉस्ट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है, राइट। हम वो जो अब इक्विपमेंट है उसको रिपेयर कराने ले जाए, राइट, कुछ खराबी आने के कारण, या फिर पहले से उसको मेंटेन करके रखे, तो उसकी कॉस्ट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है। ऐसा एक मॉडल है, वो पहले पढ़ते हैं। तो सी हियर, generally repair and maintenance costs are the two major costs which depend on the life of the items. ये दो कॉस्ट जो है वो आइटम की जो लाइफ है, ओवरऑल लाइफ, एवरेज लाइफ, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। These cost of items increase with the time and a stage comes when the cost becomes so high that it is economical to replace the item by a new one. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या बोल रहा है कि जनरली कोई इक्विपमेंट की लाइफ के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लाइफ में फ्यूचर में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा ये मेंटेनेंस कॉस्ट कि बाद में अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम ये मशीन को रिप्लेस कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय उसको मेंटेन करने के, राइट। द टाइम विल कम व्हेन वी विल बी सीइंग दैट it will be beneficial or economical to us to replace the whole equipment instead of carrying out some maintenance, because maintenance cost will be very high for that, right। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई बाइक की बात कर ले तो कोई बाइक में पंचर होता है, इंजन ऑयल बदलवा रहे हैं, तो ये सब मेंटेनेंस कॉस्ट है, राइट। तो वो सब तो आता रहेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंजन में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया, राइट, उसका अंदर का कनेक्टिंग रॉड टूट गया, पिस्टन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो भाई बोलेंगे कि मैकेनिक बोलेगा कि ये पूरा इंजन खोल के बड़ा खर्चा आएगा, उसमें पूरा पार्ट नया डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो वो एग्जाम बोलता है कि 15,000 का खर्चा आएगा बाइक में, राइट। और बाइक की अगर रीसेल वैल्यू जो है तो फॉर एग्जांपल 20,000 है, बराबर, तो 15,000 का खर्चा होने के बाद भी और सब खर्चे आते रहेंगे, तो टोटल कॉस्ट जो है आपका वो बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा आप सोचोगे कि भाई ये मैं रीसेल कर दूं इसको, राइट, तो मुझे ज्यादा इकोनॉमिकल लगेगा, राइट। दैट इज द रीजन कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अगर 20,000 से भी बढ़ जाती है, 20,000 जो रीसेल वैल्यू है उससे भी बढ़ जाती है मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आप सोचोगे कि भाई इसको मैं रीसेल कर दूं तो अच्छा है, क्योंकि मेंटेन करने में हमको 20,000 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 22,000 लग रहे हैं उसको मेंटेन करने में, अपने पास यूज करने के लिए रखने में, उसको 22,000 22,000 लग रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि भाई उसको रीसेल कर देते हैं 20,000 में, राइट।
तो उसके बाद हम उसको ऐड करके नया बाइक ले लेंगे, राइट? सो दैट इज द एग्जांपल. नाउ हियर देयर आर टू सिचुएशंस व्हेन वी spent on money when we spend money on maintenance and repair on equipment. Either we ignore the time value of money or we consider time value of money, right? So based on such situation we can have two cases as discussed in the subsequent section. यहाँ पे क्या है, ये क्या बोल रहा है कि टाइम फैक्टर जो है वो कंसिडर करे या ना करे, उस हिसाब से हमारे पास दो केस है, राइट? तो दो केस क्या है कि टाइम के साथ हमारी जो कॉस्ट है वो उसके ऊपर टाइम फैक्टर अफेक्ट करता है या नहीं अफेक्ट करता है टाइम फैक्टर, उसके हिसाब से हमारे पास दो केस है. तो वो दो केस हम देखते हैं. अगर तो पहला केस, रिप्लेसमेंट मॉडल्स हुज मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट इंक्रीजेस विद टाइम इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यहाँ पे क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयर कॉस्ट तो इंक्रीज होने ही है टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं. वो कैसे, वो आप न्यूमेरिकल हम करेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा. अभी आप we just focus on the theory, right? So focus on the slide. Yeah, we are ignoring the time value of money. Let us consider an equipment which has capital cost C. C is for capital cost and scrap value is S. Scrap value means अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो पुराना मशीन देने के बदले हमें कितना स्क्रैप वैल्यू मिलता है, वो स्क्रैप वैल्यू है S. The estimate value that an asset will realize upon its sale at the end of its useful life is termed as scrap value or salvage value. यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, the estimate value that an asset will realize upon its sale at the end of its useful life. कोई भी चीज हम पूरा यूज करके, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन, वॉशिंग मशीन हमने 10 साल यूज किया, उसके बाद यूज खत्म होने के बाद उसको हम बेच देते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू, राइट? एज्यूम दैट द यूजेज पीरियड ऑफ मशीन इज टी. टी जो है वो यूजेज पीरियड है मशीन का. During its usage period, assume that the maintenance and repair cost has been spent on it, which is function of time t. Say it is f of t. t टाइम के लिए हम अगर ये मशीन यूज करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हम मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयर कॉस्ट लगता है वो टाइम का फंक्शन है, जिसको हम फंक्शन ऑफ टी एफ ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? Let us consider total cost for the equipment for first year. So annual cost of an item can be defined as shown below for given time period T1. हमें अगर एनुअल कॉस्ट जो है पहले साल की एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है कोई मशीन की, तो कितना होगा वो एनुअल कॉस्ट? तो पहला जो है कैपिटल कॉस्ट सी, जितना कैपिटल कॉस्ट है वो, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट एट टाइम T1 दैट इज फंक्शन ऑफ T1. वो क्या है कि कैपिटल कॉस्ट जो है सी वो पहली वैल्यू है, उसमें हम क्या ऐड करना होगा? तो पहले साल में जो मेंटेनेंस करना पड़ा हमें वो भी ऐड करना होगा, और वो पहले साल का कोई फंक्शन होगा या कोई वैल्यू होगी वो ऐड करना पड़ेगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू जो है वो हमें उसमें से डिडक्ट करनी पड़ेगी, तब उसकी एनुअल कॉस्ट हमें पता चलेगी, राइट? स्क्रैप वैल्यू मतलब हम उसको अगर निकाल दें पहले साल के बाद तो कुछ ना कुछ रुपए हमें मिलेंगे ना, तो वो जो रुपए मिलते हैं वो उसमें से डिडक्ट कर देने पड़ेंगे, तो उसकी हमें एनुअल कॉस्ट मिलेगी पहले साल की. कैपिटल कॉस्ट जो थी जिसने में हमने मशीन लिया था वो, प्लस मेंटेनेंस जो है वो पहले साल के लिए वो, माइनस स्क्रैप वैल्यू. तो ये हमें एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला जैसे है जिससे हम एनुअल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट फॉर अदर यूजेज पीरियड ऑफ इक्विपमेंट. Now to decide the replacement of the machine, it is required to find the average of annual cost of its annual और इस यूजेज टाइम पीरियड. यहाँ पे इसी हिसाब से हम पहले साल, जैसे हमने यहाँ पे पहले साल के लिए निकाला, उसी तरह से हम दूसरे साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए हम एनुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं. हर फॉर ईच एंड एवरी ईयर वी कैन कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट, राइट? और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर इस यूजेज टाइम पीरियड. फॉर एग्जाम्पल हम 7 साल के लिए कोई मशीन यूज कर सकते हैं, तो 7 साल के हमने एवरेज कॉस्ट निकाले, 7 साल के हमने एनुअल कॉस्ट निकाले, पहले 1 साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का.
तो ये 7 वैल्यू जो मिली उसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा और वी विल बी गेटिंग एवरेज एनुअल कॉस्ट, राइट। तो उसके बाद हमें ये जो है वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दीज आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो टू कैलकुलेट द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ एन आइटम, राइट। So let us go with the steps. Find out the annual cost for the first year. Since this is the first year, the average annual cost is same as the annual cost of the first year, right? पहले साल की एनुअल कॉस्ट कितनी होगी? तो फर्स्ट हमने एनुअल कॉस्ट पहले साल की फाइंड कर ली। उसके बाद अगर एवरेज एनुअल कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे पहला साल है इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स 1 ही है, तो हमको उसके 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो सेम आंसर आएगा, राइट। दैट इज एवरेज एनुअल कॉस्ट। एवरेज लेना है मतलब जितने भी साल हम ऐड करते हैं उससे हमें डिवाइड करना है। नाउ फॉर सब्सिक्वेंट ईयर कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ परचेज कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि परचेज कॉस्ट जो था उसका और स्क्रैप वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। देन टेक द क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। मेंटेनेंस कॉस्ट को हमें क्यूमुलेटिव लेना है। Then sum the cost calculated in the second and third step. Then divide this cost in number of years of usage to find out average annual cost. To decide when to replace the machine, use this average annual cost as indicating parameter, right? Year from which the average annual cost starts increasing from its lowest point, it is economical to replace the machine since its cost is increasing from that year. यहाँ पे जो थियोरेटिकल स्टेप दिए हुए हैं आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, राइट, न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाएंगे तब तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 7 स्टेप दिए हुए हैं उसको आपको माइंड में रखना है। पहला स्टेप जो है उसको हमें एनुअल कॉस्ट फाइंड करना है फर्स्ट ईयर के लिए, राइट। After that, since it is first year, the average annual cost will be same as the annual cost of the first year, right? Average उसका सेम ही रहेगा क्योंकि पहला ईयर है। उसके बाद उसके सब्सिक्वेंट ईयर के लिए हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा परचेज और स्क्रैप वैल्यू का। उसके बाद हमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको क्यूमुलेटिवली ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्यूमुलेटिव मतलब क्या? पहले साल के लिए पहला, फिर दूसरे साल के लिए पहला प्लस दूसरा साल का, फिर तीसरे साल के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर के मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर। लाइकवाइज क्यूमुलेटिवली वी नीड टू ऐड देम। देन fourth step is sum the cost calculated in second and third step. Then we need to divide the cost in number of years usage to find out the average annual cost. एवरेज फाइंड करना है यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर है उससे हमें डिवाइड करना है। To decide when to replace the machine, use this average annual cost as indicating parameter. ये जो average annual cost हम find करते हैं वो indicating parameter होगा। क्यों? क्योंकि year from which the average annual cost starts increasing from its lowest point, हमें वैल्यू मिलेगी अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ये एवरेज एनुअल कॉस्ट की वैल्यू है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट हियर, फॉर एग्जाम्पल ईयर पहले है और यहाँ पे हम ईयर लिख रहे हैं, या राइट, ये ईयर है, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, चौथा ईयर, पांचवा ईयर, यार राइट। आफ्टर दैट एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल पहले ईयर में 2000 है। उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल ये होती है 1800, उसके बाद जो है ये होती है 1700, राइट। उसके बाद जो है दिस एवरेज एनुअल कॉस्ट विल बी 1600, राइट, फॉर फोर्थ ईयर। आफ्टर दैट इट विल बी गोइंग टू 1750। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौथा साल जो है वहां पे ये एवरेज एनुअल कॉस्ट 1600 है, यानी 1600 है। उसके बाद आफ्टर फिफ्थ ईयर में ये एवरेज एनुअल कॉस्ट 1750 हो रही है। मीन्स वी आर गेटिंग द इंडिकेटर एज फॉर फोर्थ ईयर द एवरेज एनुअल कॉस्ट इज 1600। तो उसके बाद जो है अपनी एवरेज एनुअल कॉस्ट मिनिमम होने के बाद फिर से बढ़ रही है। यहाँ पे देखो 2000 में से 1800 हुई, फिर 1700 हुई, फिर 1600 हुई, फिर
1750 हो गई अचानक से, मतलब 1600 से बढ़ गई अचानक। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये जो 4th ईयर है, 4 साल के बाद हमें अपना इक्विपमेंट या मशीन जो है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर हम 4 साल के बाद भी अपना मशीन यूज करना चालू रखते हैं तो हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट ज्यादा मिलेगा और ये हमें इकोनॉमिकल नहीं होगा, उसका ये मतलब है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो इसके हिसाब से हमें आंसर मिलेगा कि जहां पे हमारी एवरेज एनुअल कॉस्ट AAC जो है वो कम होते होते अचानक से जो साल से बढ़ जाएगी, यहाँ पे 5वें साल से अचानक बढ़ जाती है, 1600 से 1750 हो रही है, तो उसका मतलब है कि 4 साल के बाद हमें जो इक्विपमेंट जो है वो रिप्लेस कर देना है। समझ में आया? तो इस हिसाब से हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है, राइट? सो these are the steps regarding that. So this is the numerical. यहाँ पे देखो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। A printer costing 6,500 initially has maintenance and resale value as given below. एक प्रिंटर की बात कर रहे हैं जो 6,500 रुपए में लिया हुआ है, राइट? इनिशियल कॉस्ट, उसको क्या है, उसका रीसेल वैल्यू दिया हुआ है ईयर के साथ और मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है। सजेस्ट द ऑप्टिमल टाइम पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या पूछा है कि कितने साल बाद हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि हमें इकोनॉमिकल पड़े, या राइट? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में उसकी रीसेल वैल्यू 3,000 थी, उसके बाद जब रीसेल वैल्यू हो रही है 2,500, उसके बाद हो रही है 2,000, 1,500, 1,000। तो एज द ईयर इंक्रीजेज द रीसेल वैल्यू इज डिक्रीजिंग। रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ईयर इंक्रीज होने के साथ, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे देखो जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं उसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट 100, 250, 500, 1000, 1500, it is increasing gradually with the time, right? And the resale value is decreasing with the time. So as you can see here, we need to solve this problem and get the answer in terms of time period. तो यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है कि कितने साल बाद हम ये प्रिंटर जो है वो रिप्लेस कर देंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? तो दैट विल बी कैलकुलेटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. Till then, you just go through the details and we'll be